Hello everyone. Today we are going to discuss strict and absolute liability, which are also popularly known as no fault liability. I'm pretty sure कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा एंड इसके बारे में नहीं तो एटलीस्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो सुना ही होगा. So in this video we are going to cover all these aspects. First of all, why these are called no fault liability. हमने अपनी पिछली वीडियोस में नेग्लिजेंस डिस्कस करा है डिटेल में, in which we have discussed that the defendant owes a duty of care to the plaintiff. He breaches the duty and thereof the damage is caused to the plaintiff, right? बट नेग्लिजेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें डिफेंडेंट के एंड से एक फॉल्ट हो रहा है, एक ब्रीच हो रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है. बट उन केसेस का क्या जिनमें डिफेंडेंट का कोई फॉल्ट ही नहीं है बट तब भी नेग्लिजेंस हो रहा है या तब भी एक्ट कमिट हो रहा है, वो केसेस कवर होते हैं हमारे नो फॉल्ट लाइबिलिटी में. एंड एज द नेम इज इटसेल्फ सजेस्टिंग नो फॉल्ट लाइबिलिटी, देयर इज नो फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट. ठीक है, डिफेंडेंट के पार्ट पर कोई फॉल्ट नहीं हुआ है तब भी वो लाइबिलिटी अराइज हो रही है. एंड वो किन केसेस में अराइज होती है वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, from where this whole story begins. So strict liability was formulated in the case of Raylands versus Fletcher, विच वॉज डिसाइडेड इन 1868. ठीक है, 1868 में हमारा ये केस डिसाइड हुआ था, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर. नाउ इन दिस केस द डिफेंडेंट ही बिल्ड सर्टन रेजर्वॉयर्स ऑन हिज लैंड. ठीक है, उसकी एक लैंड थी, उस पर उसने रेजर्वॉयर्स बिल्ड करे, वाटर टैंक्स बेसिकली, जिसमें वो वाटर स्टोर करने वाला था. बट इसके साथ कुछ ब्लॉक्स भी बिल्ड होने थे जिससे जो वाटर है वो लॉक्ड रहता. एंड वो ब्लॉक्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस टाइम पर बिल्ड नहीं करे समहाउ. एंड तो क्या हुआ ना, इन रिजर्वॉयर्स में जब वाटर फिल हो गया उसके बाद ये वाटर यहाँ से एस्केप कर गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दोज शैफ्ट्स एंड इट वेंट टू द प्लेंटिव्स लैंड जहाँ पर कोल माइंस थी. एंड ड्यू टू दिस ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर प्लेंटिव्स लैंड पर जो कोल माइंस थी सब डिस्ट्रॉय हो गई. नाउ नेचुरली द प्लेंटिव ब्रॉट अ केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट. अब इस केस में कोर्ट ने रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इनैक्ट करी. So basically the rule of strict liability states that if a person is bringing any kind of dangerous thing on his land and that thing escapes, ठीक है, अब वो जो escape है वो बेशक से डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से भी ना हुआ हो, ठीक है, तब भी जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा उस एस्केप के लिए, उस एक्ट के लिए, बिकॉज देयर वाज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड इन्वॉल्व्ड. नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है? जब एक लैंड उसको एक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, ऑफ कोर्स अगर एक एग्रीकल्चरल लैंड है तो हम नॉर्मली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा होगा. ठीक है, अब वहाँ पर अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड करते या फिर वहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव्स की फैक्ट्री बिल्ड हो जाए तो वो एक नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होगा. सो इन दिस केस इट वॉज ऑब्जर्व कि अगर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है एंड इन दैट सिचुएशन इफ दैट डेंजरस थिंग एस्केप्स फ्रॉम द प्रेमिसेस, फ्रॉम द लैंड and thereby causes damage to the plaintiff, then the defendant will be liable no matter whether he was negligent or not. अगर वो उसकी नेग्लिजेंस भी नहीं थी, उसने 100% केयर एंड कॉशन प्रैक्टिस किया था, उसके बाद भी वो थिंग एस्केप किया, तब भी डिफेंडेंट की लाइबिलिटी होगी. So the essential ingredients of rule of strict liability are that first, there is a non-natural use of land, some dangerous thing brought or collected on land, that thing escapes, escape of that thing. ठीक है, अब इन तीनों एलिमेंट्स में से अगर कोई एक एलिमेंट भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं अप्लाई करेंगे. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग नो फॉल्ट लाइबिलिटी. ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि डिफेंडेंट का फॉल्ट नहीं है, विच ऑल्सो मीन्स दैट देर इज नो मेंस रिया.
ठीक है, इसलिए भी हम इसे नो फॉल्ट लाइबिलिटी बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नो मेंस रिया इन्वॉल्व। ठीक है, इनफैक्ट तुम जब भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस पढ़ते हो आईपीसी में, उनका मतलब ही ये होता है कि कोई मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं है, तब भी वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में लाई कर रहा है, एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी इज अराइजिंग आउट ऑफ दोज ऑफेंसेस, आउट ऑफ दोज एक्ट्स। ठीक है, वाई? बिकॉज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑलवेज डिनोट सच अ थिंग वेयर देयर इज नो मेंस रिया इन्वॉल्व। तो यहाँ पर इस टॉर्शियस लाइबिलिटी के कंटेक्स में भी देयर इज नो मेंस रिया इन्वॉल्व, देयर इज नो फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। Now first of all there should be non natural use of land। ठीक है, we have understood this thing कि एक land जिसका एक particular purpose है, या normally जो हम expect करते हैं कि एक purpose के लिए land use होना चाहिए, उसके लिए अगर वो use नहीं हो रहा है, तब हम बोलते हैं non natural use of land। Second element is that some dangerous thing should have been brought or collected on land। ठीक है, कोई डेंजरस थिंग होनी चाहिए जो लैंड पर आई है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस वाटर, अगर ह्यूज क्वांटिटी में वाटर स्टोर होता है, ठीक है, तो वो डेंजरस हो सकता है प्रेमिसेस के लिए, आसपास वाले प्रेमिसेस के लिए भी, लैंड्स के लिए भी, बिल्डिंग्स के लिए भी। ठीक है, सिमिलरली इफ देर इज गैस, देर आर केमिकल्स, देर आर एक्सप्लोजिव्स दैट आर स्टोर्ड ऑन अ पर्टिकुलर लैंड, that also comes under the category of dangerous things। Then there should be an escape of that thing। One prominent case on this aspect is Reed versus Lyons and Co Limited। बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जब रेलेंस वर्सेस फ्लेचर में इनैक्ट हुई, इसमें जब फॉर्मुलेट हुई, उसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी आए। सो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस to strict liability। That means if the defendant is able to prove that there is a certain exception involved, or his case lies in certain exception, then he will be absolved from the strict liability as well, right? So the first exception is plaintiff the wrongdoer। If the thing has escaped due to the fault of the plaintiff himself, या फिर plaintiff का भी कोई wrong involved है, उसकी वजह से वो thing escape करी है, then in that situation plaintiff will not get the remedy। Okay, second exception is act of God। If the thing has escaped due to an act of God, ठीक है, act of God, I hope you remember from our video from general defenses against tortious liability। Act of God क्या होता है? Due to natural forces there has been an inevitable accident involved, या फिर natural forces की वजह से वो act किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता, then in that situation we categorize it as act of God। ठीक है, तो अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वो डेंजरस थिंग एस्केप करिए, देन इन दैट सिचुएशन द डिफेंडेंट इज नॉट लायबल। थर्ड इज कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। If the thing that has been brought on the land of the defendant has been brought with the consent of the plaintiff himself, then the plaintiff will not get any remedy by applying the strict liability rule। ठीक है, मान लो plaintiff फर्स्ट फ्लोर पर रहता है एंड डिफेंडेंट ग्राउंड फ्लोर पर रहता, सेम सिचुएशन में रेलिंग्स वर्सेस फ्लेचर वाले ही अगर हम फैक्ट्स अप्लाई करें, और उसमें सेम सिचुएशन में वहीं पर एक घर होता और उस पर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर प्लेंटिफ रह रहा होता। ठीक है, एंड प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली कंसेंटेड कि हाँ तुम ठीक है अपने लैंड पर रेजर्वॉयर बना लो, और डिफेंडेंट अकॉर्डिंगली बना लेता है। नाउ इफ दैट थिंग एस्केप्स, एंड उस सिचुएशन में अगर प्लेंटिफ को कोई लॉस हो रहा है, तब प्लेंटिफ नहीं सूट फाइल कर सकता डिफेंडेंट के अगेंस्ट, बिकॉज द प्लेंटिफ हैज हिमसेल्फ कंसेंटेड टू दैट एक्ट। फोर्थ एक्सेप्शन इज एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। If the dangerous thing has escaped due to an act of third party, कोई तीसरी पार्टी है जिसके नेग्लिजेंस की वजह से या जिसके फॉल्ट की वजह से वो पर्टिकुलर डेंजरस थिंग है वो एस्केप कर गई है, then in that situation also the defendant will not be liable। Okay, but that third party should not be a servant of the defendant। ठीक है, डिफेंडेंट का सर्वेंट या डिफेंडेंट का एजेंट नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो थर्ड पार्टी है वो कम्प्लीटली थर्ड पार्टी होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी रिलेटेड विद द डिफेंडेंट। वो स्ट्रेंजर हो या फिर कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, बट देयर शुड नॉट बी काइंड ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इन्वॉल्व बिटवीन द डिफेंडेंट एंड दैट थर्ड पार्टी, तभी डिफेंडेंट की लाइबिलिटी एब्जॉल्व होगी। लैंडमार्क केस ऑन दिस इज बॉक्स वर्सेस जग। Okay, and your fifth exception is statutory authority।
So if the act has been done under the authority of a statute, ठीक है, then it is also a complete defense and the defendant will not be liable in that situation. So these are your five exceptions of strict liability. Now if we talk about India, the rule of strict liability is applicable in India as well. Okay. In fact, there are various statutes in which you will find the traces of strict liability, like your Motor Vehicles Act. But unlike the facts of Raylands versus Fletcher, in which the dangerous thing has escaped due to the collection of huge quantity of water on the defendant's land, ठीक है, इंडिया में ये वाला जो रूल है ये स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है. देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू इट. हाउ? फॉर इंस्टेंस, इफ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, तुम्हारा एग्रीकल्चरल लैंड पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स टू बिल्ड सर्टन रेजर्वॉयर्स, ठीक है, उनको कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है. नॉट ऑल फार्मर्स डू दैट, बट सम ऑफ द फार्मर्स दे डू दिस प्रैक्टिस, ठीक है. अब इस केस में अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई करने लग जाए तो बहुत लॉस होगा डिफेंडेंट को. सो दिस वॉज डन अवे विद इन द केस ऑफ मद्रास रेलवे को versus Zamindar, which was decided in 1874. So in this case, it was decided that due to peculiar Indian conditions, the storing of water is somehow necessary for some people here. So this rule of strict liability will not apply in those cases. Okay, now we have discussed strict liability, but our no fault liability constitutes absolute liability as well. Now, what is absolute liability? We are going to discuss that. ठीक है, ये हमारी strict liability थी. But we know that strict liability comes with certain exceptions. हमारे 5 exceptions हैं, उसके साथ आ रही है strict liability. But the practice under Indian context was that whenever the plaintiff filed a case for applying strict liability rule, the defendant somehow escaped the liability because he could show that there is one or other exception involved. ठीक है, किसी ना किसी एक्सेप्शन में लाई कर डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी को एब्जॉल्व कर ही रहा था. In fact, in the case of MC Mehta versus Union of India, this particular issue was addressed. Now, this case was decided in 1985, and in fact, just before that, in the year 1984, there was this Bhopal gas tragedy. ठीक है, in this Bhopal gas tragedy, there was a plant of Union Carbide Corporation in Bhopal and a highly toxic gas named MIC. It leaked from this plant and this turned out to be a heavy disaster, ठीक है, जिससे आज भी वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं because there were severe and permanent injuries to over 6 lakh people, ठीक है. इनफैक्ट उस केस का इम्पैक्ट आज तक इतना है, उस टाइम पर गवर्नमेंट ने कंपनसेशन अनाउंस किया था वहाँ के सिटीजन्स के लिए. इवन रिसेंटली इन 2023 द सेंटर filed a curative petition in Supreme Court for increasing the amount of compensation that is to be given to the victims of Bhopal gas tragedy, but this was dismissed by the Supreme Court because उस टाइम पर ही बहुत hefty compensation actually गवर्नमेंट ने अपनी एंड से अनाउंस किया था, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने भी अनाउंस किया था जिसमें जो पार्ट कंपनसेशन था दैट वाज टू बी borne by the company itself and the other half was to be borne by the central government as compensation to the victims of Bhopal gas tragedy. But my point here is that Bhopal gas tragedy अभी recently हुआ था in 1984 and just after an year of this tragedy there was leak of oleum gas by Shriram Fertilizers Limited. तो ओलियम जस्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी के एक साल बाद ही ओलियम गैस लीक हो गई श्रीराम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से विच वाज सिचुएटेड इन दिल्ली. So again, heavy injuries were caused to a lot of people, and then MC Mehta filed a petition to the Supreme Court regarding this matter. And in this case, the court came up with the concept of absolute liability.
बिकॉज क्या हो रहा था, यहाँ पर रिसेंटली इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, एंड उसके बाद विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर एक और केस हो गया विच वॉज रिगार्डिंग गैस लीक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल अप्लाई करते तो ऑफकोर्स डिफेंडेंट्स कोई ना कोई एक्सेप्शन लगाकर वो बच जाते। ठीक है, इसलिए कोर्ट को लगा कि इन कंटेक्स में, स्पेशली इन केसेस में जहाँ पर केमिकल फैक्ट्रीज इन्वॉल्व है, जहाँ पर एक हैवी न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है या हैवी केमिकल डिजास्टर हो सकता है, इन केसेस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की जरूरत है, in which there are no exceptions involved. So the court stated that when an enterprise is engaged in hazardous or inherently dangerous industry which poses a threat to the health of people, ठीक है, जिसमें रिस्क है किस चीज का, टू द हेल्थ ऑफ पीपल। So basically, if anything escapes from this industry, there is a risk to the people's health. ठीक है, in that situation, absolute liability will be applicable. The rule of strict liability will not be applicable, and the defendant will be liable. ठीक है, डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है नहीं है डजेंट मैटर, ही वॉज डीलिंग विद अ हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री, एंड वो जो डेंजरस थिंग है वो एस्केप कर गई है। In that situation, he will be liable. In fact, this rule of absolute liability has later on been applied to various cases such as clause Mittal Budget versus East India Hotels Limited. Then it was also applied in the case of Indian Council for Enviro Legal versus Union of India, was decided in the year 1996. So in this case, the acid producing plants, they were releasing their discharge into river bodies. So it was held that rule of absolute liability will be applicable and not the rule of strict liability. In fact, with this Bhopal gas tragedy, an act was enacted which was called Public Liability Insurance Act of 1991. सो भोपाल गैस ट्रेजेडी के कॉन्सिक्वेंस में ही पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 was enacted. So under this act, an owner of an enterprise who is dealing with a dangerous item or who is dealing with a hazardous item, it is mandatory for him to take this insurance. ठीक है, ओनर के लिए मैंडेटरी है ये इंश्योरेंस लेना, सो दैट द पीपल हु आर डीलिंग विद दैट इनहेरेंटली डेंजरस आइटम और दैट हजार्डियस आइटम, उनकी लाइफ को अगर कुछ भी होता है वाइल हैंडलिंग दैट आइटम, सो उसके कंटेक्स्ट में इंश्योरेंस के थ्रू उन पर्सनस को या उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके जो एयर्स है, उनको रिलीफ मिल सके। ठीक है, सो अंडर दिस एक्ट ऑफ 1991 इट इज मैंडेटरी फॉर द ओनर्स हु आर डीलिंग विद द हजार्डियस आइटम्स और डेंजरस इनहेरेंटली डेंजरस थिंग्स to take up an insurance. Okay, so to summarize, your strict and absolute liabilities are also called no fault liability because there is no mens rea involved, and the defendant cannot state that he was not negligent, तो उस सेंस में mens rea involved नहीं होता। Now the rule of strict liability was enacted in the case of Raylands versus Fletcher, which was decided in 1868. There are three ingredients which needs to be fulfilled for the rule of strict liability. First is there should be non-natural use of land. Some dangerous thing should be brought or collected on the land, and there should be escape of that thing.
Then there are certain exceptions to the strict liability. The first is plaintiff, the wrongdoer. Second is act of God. Third is consent of plaintiff. Fourth is act of third party. And fifth is statutory authority. Then in India also there are certain traces of rule of strict liability that can be seen under various provisions, and the most prominent one is under the Motor Vehicles Act. जब हम Motor Vehicles Act की वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम rule of strict liability भी डिस्कस करेंगे. But the main rule that is applicable as a substitute to the rule of strict liability is the rule of absolute liability, which was enacted in the case of MC Mehta versus Union of India. This rule of absolute liability states that if any hazardous or inherently dangerous industry has been established by someone and that particular thing escapes, which poses a risk to the health of a lot of people, then in that situation the owner will be absolutely liable and he cannot claim that he was not negligent in handling that particular thing. Okay, and there are no exceptions to this rule of absolute liability. This rule of absolute liability was later on applied to these cases, Claus Mittelbudget and Indian Council for Environmental Action as well, and there are multiple other cases in which this rule was applied later on. And as an effect to this Bhopal gas tragedy incident, Public Liability Insurance Act of 1991 was enacted by the legislature, in which the owner of a hazardous or inherently dangerous industry has to take up an insurance for the employees who are dealing with such things, so that if any person is affected thereby later on, then in that situation the relief can be granted to those people. Thank you.